Hello dear student. So today we are going to start the topic which is integration. क्या है इंटीग्रेशन? ध्यान रखना इस बात का कि मैं इंटीग्रेशन में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है। हमें बस उतना जानना है जितना हमारे नीट एग्जामिनेशन के फिजिक्स में यूज होना है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अब ऐसा नहीं है कि मैं जेई लेवल का इस पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इसमें मैं करा रहा हूँ। मुझे फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हम फॉर्मूला या रूल देखते हैं एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो मैं कहूँगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स या फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तभी हम उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन में जब भी हम डिफरेंशिएट कर पाते थे जब वो फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी का फंक्शन होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं एक्स पावर एन डी एक्स का, अगर रूल की बात करूं तो ये रूल क्या कहता है, इसका इंटीग्रेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि n की जो वैल्यू है वो ना ही क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, बस और बस -1 नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई सी भी वैल्यू n के लिए ये हमारे फॉर्मूला वैलिड है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया x dx, बताओ क्या होगा। यहाँ n की जगह पे क्या है, 1, दिस इज n, मतलब क्या है, x पावर n की जगह पे क्या है, 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, दिस इज नोन है x² डिवाइड बाई 2। ये बात ध्यान में रखना है कि ये जितने भी इंटीग्रेशन है इनको बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो अभी हम एक सेगमेंट करने वाले हैं दैट इज इनडेफिनिट। क्या मतलब है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का? इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिस इंटीग्रेशन में लिमिट ना रखी गई हो। वैसे इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं देयर विल बी सम सर्टेन कांस्टेंट। लिमिट ये बताता है कि ये फंक्शन इसके और इसके बीच में, ये फंक्शन के सम को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में फंक्शन का सम कितना होने वाला है एक एग्जैक्ट अमाउंट बताता है। जबकि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं कोई लिमिट नहीं रख रहे हैं, दैट्स वाई एक कांस्टेंट हम ऐड करके लिखेंगे। क्या ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आया? नेक्स्ट वन इज, अब ये आप करो x पावर 2 dx, बताओ क्या हो। अभी यहाँ n की जगह पे क्या है, 2, तो n की जगह पे 2 मतलब x पावर n + 1, n की जगह पे 2 + 1 डिवाइड बाई n की जगह पे 2 + 1। ये नॉर्मल हैबिट से आप सीख जाओगे कि जो भी यहाँ पावर दे रखा है, जो भी x का पावर यहाँ पे दे रखा है आपका इंटीग्रेशन में, जिसका इंटीग्रेशन करना है उस पावर से आंसर में एक वैल्यू ऊपर रखना है, उसका पावर x पावर 2 से ज़्यादा, x ज़्यादा कितना होगा 3, और डिवाइड बाई में वो नंबर जो भी पावर में है वो नंबर। बस क्लियर है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, मैं कह रहा हूं dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर ऐसा तो फॉर्मूला ही हमें नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है। dx मतलब x पावर 0 को भी हम बोल सकते हैं। x पावर 0 मतलब 1 × dx, इसका भी मतलब क्या है, dx। तो x पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 + c, दैट मीन्स x + c। मतलब मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dt
सर टी प्लस कोई कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब m प्लस कोई कांस्टेंट। इसका मतलब कि छोटू से x का जो इंटीग्रेशन होगा एक बड़ा सा x होगा। तो dt का इंटीग्रेशन t, dm का इंटीग्रेशन m। ये तो प्लस ही हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये x पावर 1, x पावर 2, x पावर 0, और यहाँ से अभी हम समझ में आया कि dt, dm इन सब का इंटीग्रेशन भी कैसे हम निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, x। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा, t। इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना होगा, m। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रूट x dx। सर ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करना? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि रूट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ रूट का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे इस तरीके से रूट x लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 गिवन होता है। लिखा है या नहीं लिखा है, हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है, 2। इसका मतलब होता है x पावर 1/2। इसका मतलब होता है x पावर 1/2। ये बात समझ में? अगर यहाँ पे 3 लिखा है, इसको बोला जाता है क्यूब रूट। 2 वाले को बोला जाता है स्क्वायर रूट, 3 वाले को बोला जाता है क्यूब रूट, x पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा गया है तो x पावर 1/4। तो पहले रूट से ये पावर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सर इसी में पावर जो है वो क्या आएगा, n। क्या आएगा, n। और उसी n की वैल्यू हमें पुट करनी है, दैट इज x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर 1/2 dx। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है दैट इज x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। जो भी इसके पावर में लिखेंगे वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो भी x के पावर में लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। क्योंकि इनडिफिनिट है तो यहाँ प्लस ही ऐड कर दिया। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना है, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 डिवाइड बाई में ये कितना होता है, 3/2। तो ये 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर 2/3 x पावर 3/2 प्लस c। क्या इतना बात समझ में आया? अगर मैं बोलूँ कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x कितना होता है, रूट x dx, ये कितना होता है? सर रूट को पहले कन्वर्ट तो करो। रूट को कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, x पावर 1/2 dx। अब x पावर 1/2 है, ये फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है सर, x पावर n। सर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, -1/2 dx। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अब हमें क्या मिल गया, ये n। कहीं n -1 तो नहीं है, -1 रहता तो ये फॉर्मूले में वैलिड नहीं रहता, लेकिन -1 को छोड़ के बाकी जितने भी होते तो फॉर्मूले में वैलिड होंगे। ये -1 नहीं है, -1/2 है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई जो इसके पावर में है वहीं यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस c। तो x पावर -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। मतलब कितना आ जाएगा, 2x पावर 1/2 प्लस c या 2√x। तो कोई बोले 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√x। 1/√t का डिफरेंशिएशन 2√t। तो ऐसा इंटीग्रेशन है जो कि आप फ्रिक्वेंटली याद रख सकते हैं, या याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना, तो क्या डिफरेंशिएशन से आप पढ़ते आए कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो चुपचाप किधर आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो चुपचाप ये आ गया बाहर, यहाँ पे बन गया x और dx। इसका मतलब 2 यहीं पे रहेगा। x dx का इंटीग्रेशन सबको पता है, x पावर 1 है तो x पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस
कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई? अगला मैं अगर बोलूँ 2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 2 सर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सर अब मुझे दिख गया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अभी तो आपने पहले बताया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज नथिंग बट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, छोटू से एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स, छोटू से टी का इंटीग्रेशन टी। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस सी। ये सी क्या है? कोई एक कांस्टेंट है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे इंटीग्रेशंस आएंगे तो क्या नॉर्मली आप सॉल्व कर लोगे? क्या ये बात क्लियर है आपको? नॉर्मली इंटीग्रेशन ये सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो सेगमेंट है, हमें हमें जानना है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें क्या जानना है? इंटीग्रेशन। बात समझना ध्यान से। देखो, अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर फिर से वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन हमने याद किया, इंटीग्रेशन भी हमें याद करना पड़ेगा। नहीं, डिफरेंशिएशन आपने याद किया, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हुआ करता था? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हुआ करता था? कॉस एक्स। तो आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है डी ऑफ साइन एक्स और इधर भेजना है कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। इन दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देना है। दोनों साइड क्या लगाना है? इंटीग्रेशन। तो आपको पता चल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज नथिंग बट, ये डी ऑफ साइन एक्स है, डी ऑफ एक्स होता था तो उसका इंटीग्रेशन एक्स, तो डी ऑफ साइन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो इसी तरीके से करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम क्या याद कर सकते हैं? उसका इंटीग्रेशन। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ आपने याद किया कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या याद किया आपने? माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर अगेन डी ऑफ कॉस एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ भी इंटीग्रेशन है, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस एक्स। चूँकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आप यहाँ पे प्लस सी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है कि हमें हमेशा ध्यान पे रहता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन की बात करेंगे ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। यहाँ पे प्लस कॉस एक्स नहीं होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। तो ये ध्यान में रखना, ये फ्रिक्वेंटली आपसे गलती होने वाली है। तो वैसे ही बहुत सारे इंटीग्रेशंस हैं जो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कितना होता है? 10x। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। जो जिसका डिफरेंशिएशन है एकदम जस्ट अपोजिट हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ कोसेक एक्स। हालांकि इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमें समझ में आती है, आगे चल के हमें साइन एक्स और कॉस एक्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है, और या फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। वैसे ही आपको बताया गया कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स।
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आपको सिखाया गया, दैट इज 1/x। या फिर मैं बोलूँ d/dx ऑफ ln x, ये क्या बताया गया, 1/x। इसका मतलब दोनों को अगर हम ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज नथिंग बट log ऑफ x या फिर ln ऑफ x। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि d/dx अगर दूसरी साइड जाता है तो किसका रूप ले लेता है, इंटीग्रेशन का। तो log x किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ dx। वो अभी फिलहाल हम करते आए हैं टॉप से। अगला है d/dx ऑफ e⁻x। इसका डिफ्रेंसिएशन आप क्या समझते थे, e⁻x। तो वैसे ही लाइकवाइज इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e⁻x। यही बस इतने फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान पे रखने, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जानी। क्या इंटीग्रेशन में ये बात समझ में आई? चलिए, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस e⁻x प्लस x² ऑफ dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलर है डिफ्रेंसिएशन की तरह। यहाँ पे अलग अलग टर्म है तो हमें अलग अलग सबका इंटीग्रेशन निकाल लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो dx का मल्टीप्लिकेशन सब में होगा, तो हमने सब में मल्टीप्लिकेशन करके सबका किनारे किनारे हमने क्या निकाल दिया है। अब बताओ साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सबको याद रखता है साइन x का इंटीग्रेशन सर प्लस ऑफ कॉस x, तो तुरंत आंसर बोला जाता है प्लस ऑफ कॉस x। नहीं, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x। डिफ्रेंसिएशन होता है ना प्लस कॉस x, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस। प्लस e⁻x का e⁻x, कोई चेंजेस नहीं। x² dx का इंटीग्रेशन, पावर क्या है, 2। तो मैंने सीखा है कि जो भी पावर है उससे एक पावर बढ़ा देते हैं और वहीं पावर नीचे भी लिख देते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट है तो प्लस c। क्या ये बात समझ में है कि बहुत सारे टर्म भी ऐसे इस तरीके से ऐड किए रहें तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऑफ साइन x dx, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं, साइन x dx क्या आ जाएगा, 2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस x प्लस c, तो -2 cos x प्लस c। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास इंटीग्रेशन है जो आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूले आपको फिजिक्स के लिए याद रखने हैं? x⁻n वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। अब अगला जो आता है वो आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। हालांकि मैं इसी सब्स्टिट्यूशन को एक अलग मेथड से भी बताऊंगा, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड के थ्रू जाना। जैसे कि आपके पास अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन है dx अपॉन x प्लस b, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना था। ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा है x प्लस b। आपने dx/x का तो फॉर्मूला बताया कि log x होता है, लेकिन x के साथ कुछ टर्म, कांस्टेंट टर्म ऐड है, तो उससे हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि ये थोड़ा लंबा मेथड पड़ेगा। अगर मैं बात करूँगा जो चेन रूल टाइप का, जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है
थ्योरी ऑफ कुछ करके वैसे ही भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं जो स्टैंडर्ड मेथड है, सब्स्टिट्यूशन रूल। लेट x प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब हमें क्या निकालना है, डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के रेस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी मतलब कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना है 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ बी 0, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे मेन हमारा काम क्या है, सब्स्टिट्यूट करना डी एक्स की जगह पे और एक्स प्लस बी की जगह पे, हमें नया इंटीग्रेशन बनाना है। तो डी एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू डी टी। तो ये दो हमें चेंजेज करने हैं इस इंटीग्रेशन में। डी एक्स की जगह पे क्या रखने हैं, डी टी, और x प्लस बी की जगह पे क्या रखने हैं, t। अब ये हमारा फॉर्मेट बहुत अच्छे से आ गया। सर ने बताया कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, log x, यही होता है ना। अरे कितने कंफ्यूज होते हैं, dx बाई डी एक्स एक्स कैसे होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अबे इसी का मतलब ये होता है, dx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा dx, इसका मतलब ही होता है log। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो अगर मैं बात करूं dx बाई एक्स प्लस बी, ये किस फॉर्मेट में बन गया, dt बाई टी की। अब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t। कितने लोग log ऑफ मॉड t लिखते हैं या ln ऑफ मॉड t, ln मतलब नेचुरल log ऑफ मॉड t। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ों को समझते हो। सबको पता है कि log के आगे जब निगेटिव लगाते हैं वैसा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉग का निगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। लॉग ऑफ निगेटिव, लॉग ऑफ -2, लॉग ऑफ -3, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए हम मॉड लगाते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉड का मतलब यही होगा। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कोई कांस्टेंट। तो मॉड ऑफ टी, टी किसको माना, एक्स प्लस बी को, एक्स प्लस बी प्लस। तो ये हमारा आंसर फाइनल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस इस बारी करके करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, b माइनस एक्स डी एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। सॉल्यूशन तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप वैसे ही। लेट b माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, अगेन डी टी बाई डी एक्स निकालिए, डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ b माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी टी बाई डी एक्स। हमें क्या चेंजेज करने हैं, क्या हमें पता चल रहा है कि हमें डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है। तो डी टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1। इसका मतलब हमें पता चल गया कि डी एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस ऑफ डी टी। ये एक चेंजेज करना है और दूसरा चेंजेज ये करना है। तो आओ यहाँ पे चेंजेज करते हैं। डी एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस ऑफ डी टी अपॉन बी माइनस एक्स की जगह पे क्या रखना है, टी। तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ डी टी बाई टी, माइनस ऑफ डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस। मॉड लिखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्रिक्वेंटली इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस आपको फिजिक्स में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फ्रिक्वेंटली आप कैसा है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। माइनस ऑफ लॉग, मैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बातें बता रहा हूँ। हालांकि सिग्निफिकेंस तो बहुत सारी चीज़ें जब मॉड की, ठीक है, बिना मॉड के लिए, बिना मॉड तो एक्चुअल चीज़ होगी नहीं। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन में आपको ऑप्शन पे पहुंचना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है, मैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस्ड बातें करूँगा। लॉग ऑफ टी की जगह पे b माइनस एक्स प्लस सी। क्या अब आपको इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं एक और तरीका बताता हूँ यहाँ पे, दैट इज सिमिलर टू
चेन रूल टाइप, चेन रूल टाइप। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपने लिखा 1/dx/x प्लस बी। देखो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में x है, उसका पावर 1 है, तो सर ने बताया कि डिनोमिनेटर में जब पावर 1 होता है तो उसका इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड t या log ऑफ मॉड t होता है। या यहाँ x है तो x, यहाँ x है तो x, ln ऑफ मॉड x या log ऑफ मॉड x, यही होता है ना। तो जो भी हमें इंटीग्रेशन में x प्लस कोई कांस्टेंट दिखेगा, मैं उसका आंसर लिखूंगा log ऑफ मॉड x प्लस बी। ये तो आंसर मैं लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ नीचे में क्या है, x था तो ln ऑफ x प्लस बी है, तो हाँ x स्क्वायर प्लस बी रहता तब हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते। हमें क्या होना पड़ेगा, x पावर 1, डिनोमिनेटर में क्या होना पड़ेगा, x पावर 1, जब भी हम ये लिख पाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन चेन रूल टाइप में जब भी हम किसी को कुछ मानते थे, इसको हमने मान लिया कुछ, तो जब भी हम किसी को कुछ मानते तो उसको हम ऐसे ही छोड़ते नहीं थे, हम फर्दर उसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन में आपने देखा था चेन रूल में हम मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते थे कुछ को, यहाँ पे डिवाइड में डिफरेंशिएट करेंगे कुछ को। तो कितना आ गया, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस बी अपॉन 1। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, केवल सिंपल डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन था आपके पास, दैट क्वेश्चन वाज dx अपॉन b माइनस एक्स। कुछ नहीं करना था सर, इसका जो डिफरेंशिएशन, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो सिमिलर। नीचे हमें क्या मिला, x पावर 1, यहाँ भी x पावर 1, तभी हम लिख पाते हैं इसको log ऑफ मॉड b माइनस एक्स। क्या इसको जिसको कुछ माना है उसको छोड़ देंगे? नहीं, d/dx ऑफ b माइनस एक्स। तो log ऑफ मॉड b माइनस एक्स अपॉन d/dx ऑफ b, कॉन्स्टेंट 0 d/dx ऑफ b माइनस d/dx ऑफ x। तो कितना आ जाएगा, log ऑफ मॉड b माइनस एक्स अपॉन b का 0 माइनस x का 1। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ log मॉड ऑफ b माइनस एक्स, log ऑफ b माइनस। अब आपकी मर्जी है, प्लस सी लगा सकते हो कोई कांस्टेंट फाइनल आंसर में, क्योंकि ये क्या है, कैसा है, इनडेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि चेन रूल टाइप से कैसे हमें सॉल्व करना है? In the similar ways, if the question is asking that find integration of sin 2x dx, तो हमें पता चल गया कि 2x नहीं रहता, यहाँ sin t dt रहता, तो हमारा क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन रूल से देखते हैं। 2x को मानते हैं हम क्या, t, तो dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × d/dx ऑफ x। सब्स्टिट्यूशन है, लेट माना है हमने, तो dt/dx की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2, क्योंकि d/dx ऑफ x कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, dx की वैल्यू। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2। बहुत बढ़िया, हमें dx भी मिल गया, हमें ये भी मिल गया। किसकी जगह पे हमें क्या रखना है, हमें पता चल गया कि साइन की जगह पे तो साइन ही रखना है, लेकिन 2x की जगह पे क्या रखना है, t, और dx की जगह पे क्या रखना है, dt/2। तो आपको पता है कि 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू dt। तो बताओ साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t या माइनस ऑफ cos t? बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ cos ऑफ t। प्लस सी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो -1/2 cos t के फॉर्मेट में तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके फॉर्मेट में था, x के फॉर्मेट में था। तो t की जगह पे क्या माना था आपने, 2x, तो यहाँ पे t की जगह पे 2x। तो ये आएगा इंटीग्रेशन। तो आपके लिए है अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x dx।
तो अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन से करा है तो मैं इसको आपसे पूछ रहा हूँ चेन रूल से कैसे बता पाते हैं। अब हमें क्या जानना था, चेन रूल। तो देखो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी कॉस एक्स डी एक्स होता तो आप आराम से बता सकते थे सर इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। अगर मैं पूछता कॉस टी डी टी होता तो आप बोलते सर इसका इंटीग्रेशन साइन टी होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, कॉस 2x, तो सर कुछ नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x। लेकिन इसको हमने क्या माना था, कुछ, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x, अब यहाँ पे कुछ हो गया तो यहाँ पे भी कुछ। अब इस कुछ को फर्दर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। आंसर आ गया, ये प्लस सी आप लगा लो, इनडिफिनिट है तो मतलब साइन 2x डिवाइड बाई में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना होता है, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सी, साइन 2x डिवाइड बाई में 2 प्लस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन रूल से सॉल्व करो या फिर कुछ से सॉल्व करो। कुछ से सॉल्व करने में या ये जो मैं आपको चेन रूल टाइप का बता रहा हूँ, इससे थोड़ी सी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि साइन 2x कॉस 2x का भी आप डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ साइन ऑफ 2 पाई टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो आपको क्या बोलना है, साइन 2 पाई टी इंटू डी टी। बहुत ध्यान से समझ, साइन 2 पाई टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन पूछना है। इसका मतलब हम इसको क्या मान लें, कुछ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको क्या करना था, 2 पाई टी डी टी को आपने कुछ मान लेना था। लेट 2 पाई टी इज इक्वल टू, सपोज दिस इज नथिंग बट एक्स, तो क्या मैं यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल लूँ। डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई टी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी। तो हमें पता चल गया कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो क्या हमें पता चल गया कि डी टी की जगह पे हमें क्या रखना है, दैट इज डी एक्स बाई 2 पाई। क्या हमें पहला कन्वर्जन मिल गया, दूसरा कन्वर्जन दिस वन, मतलब क्या रखना था, साइन ऑफ 2 पाई टी की जगह पे x और डी टी की जगह पे डी एक्स बाई 2 पाई। मतलब ये 1/2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी लिखना चाहो लिख लो। लेकिन क्या हमारा आंसर x में आना ठीक है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में दिया था, t में। तो x की जगह पे लिख लो क्या माना था, cos ऑफ 2 पाई t। ये है फाइनल आंसर। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रूल से इतने लंबे प्रोसेस से करने की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली नहीं मान सकते थे, हम डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे कुछ मान के। तो साइन कुछ का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस कुछ, कुछ का मतलब क्या है 2 पाई टी, डिवाइड बाई में डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 पाई टी। तो कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉस 2 पाई टी डिवाइड बाई डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2 पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी इज नथिंग बट प्लस सी। क्या ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चेन रूल टाइप में। क्या ये बात आपको पता चली कि अब आपके पास इंटीग्रेशन आएगा, चाहे किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। अच्छा, e टू द पावर x रहता तो आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन e टू द पावर x की जगह पे e टू द पावर क्या है 2x, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं कुछ नहीं सर, इसको मैंने मान लिया कुछ,
ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर कुछ का इंटीग्रेशन ई टू द पावर कुछ अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ। और चूंकि ये इंडिफिनिट है तो ई टू द पावर कुछ का मतलब ई टू द पावर 2x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस सी। ई टू द पावर 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज नथिंग बट 1। तो ई टू द पावर 2x बाई 2 प्लस सी इज द आंसर। क्या आपको करने आएगा इस तरह के प्रॉब्लम्स? ये समझ में आया आपको कि चेन रूल टाइप का आएगा तो किस तरीके से आपको करना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन इम्प्लिसिट है, तो या तो सब्स्टिट्यूशन से आप कर लो या फिर आसानी से आप ये सब कुछ के थ्योरी से आप कर सकते हो। चलिए 1/x log x dx इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझ गए तो थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं। कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन, लेट log x इज इक्वल टू टी। log x को t मान लिया तो dt बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log x। बताओ भाई log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो क्या तुम लिख सकते हो यहाँ से dt इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स, मतलब 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन में 1/x इंटू डी एक्स की जगह पे dt और डिवाइड बाई log x की जगह पे क्या रख दिया तुमने, t। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब इंटीग्रेशन जब हम ऐसी चीज़ों का करेंगे तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, और log t की जगह पे क्या माना तुमने, log ऑफ x। ख़त्म। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। वहीं इसको हमने क्या मान लेना है, कुछ। तो इसका इंटीग्रेशन साइन कुछ का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस कुछ अपॉन डी बाई डी टी ऑफ कुछ। क्यों डी बाई डी टी लिख रहे हैं, डी एक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? फंक्शन किसका है, टाइम। माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया तो डी बाई डी टी ऑफ टी कितना, 1। दिस इज द डिजायर्ड इंटीग्रेशन। तो क्या इंटीग्रेशन के बारे में आपने समझा कि किस किस तरीके से? आपको कुछ होमवर्क है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप सिंपली कई सारे फॉर्मेट है, या तो आप कौन से फॉर्मेट से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन रूल से ax प्लस b को t मान के कर सकते हो, या फिर मेरी मानोगे तो मैं कहता हूँ कि इसको चेन रूल से निपटा दो। क्या कहते हो, ax प्लस b पावर 1/2 dx। तो सर x पावर 1/2 आता था तो उसका हमें पता है कि x पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो वैसे ही ax प्लस b पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ax प्लस b पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। चूँकि आपने इसको कुछ माना है तो इसीलिए आपको इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट ax प्लस b। क्यों कुछ मानना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे x पावर 1/2 नहीं था, इसके साथ कुछ ना कुछ क्वांटिटी अदर एडेड थी, दैट्स वाई। क्या यह बात आपको पता चली? ax प्लस b पावर 3/2 डिवाइड बाई में 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ b दैट इज 0 प्लस c।
तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी पावर 3/2, ये 2/3 ये ऊपर जाएगा अपॉन ए प्लस। इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड मेथड आप करना घर पे, ए एक्स प्लस बी को क्या मानना, टी मानना सब्स्टिट्यूशन रूल से, और फिर डी टी बाई डी एक्स निकालना, डी एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करना और ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी वैल्यू पुट करना। इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या बात समझ में आई, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेशन में हमें करना क्या है, ऐसे इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वही हैं, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले वही है, बस यहाँ पे लिमिट हमें पुट करना है। सपोज हम यहाँ पे कहते हैं एक्स डी एक्स, तो पहले हम लिमिट नहीं रखते, अब हम लिमिट लगते हैं a to 1 to 2। इसको बोला जाता है लोअर लिमिट और इसको बोला जाता है हायर लिमिट। बहुत ध्यान से समझ लेना, बेसिक से समझोगे तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमें जो इंटीग्रेशन करना था हम वही करेंगे। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता था, एक्स पावर 1 है ना, इसका एक ज़्यादा एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ लिमिट रखना है, लिमिट रखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, और यहाँ पे लोअर लिमिट मतलब नीचे में डाउनवर्ड आपको रखना है 1, अपर लिमिट मतलब 2। देखो लिमिट से किसी भी कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको क्या लगा देना, 1/2 बाहर ले आना है। अब देखो यहाँ लिमिट किसकी रखनी है, जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल कौन है, x, मतलब हमें लिमिट किसकी रखनी है, x की, मतलब x की जगह पे लिमिट को रखना है। तो हमें ये समझ में आया कि जब हमने अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट रखने का मतलब क्या होता है, जब 2 रखेंगे, इसको लिमिट कैसे रखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये ध्यान में रखना, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन फंक्शन में ये रखते हैं, ये नहीं 2 - 1, ना ना ना, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, 2। अब जो भी इस पे लगा हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस किसका, 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 - 1, दैट इज 3/2। अब ऐसे केसेस में देखो क्या एक आपको सर्टेन वैल्यू मिल रही है, हाँ मिल रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाली है। अगला है, मान लो dx 2 से 3, dx का इंटीग्रेशन आप सबको पता है कितना होता है, x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x की जगह पे क्या रखना है, 3, माइनस लोअर लिमिट क्या रखना है, 2, द आंसर विल बी 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूँ 0 से π/2 साइन x dx, तो पहले नॉर्मल आपने जो भी सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन की पहले वैल्यू निकाल लीजिए विदाउट लिमिट, फिर बाद में आप लिमिट पुट करना, ठीक है। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस x, यहाँ पे लिमिट पुट कर लो। निगेटिव में लिमिट थोड़ी पुट करेंगे, निगेटिव को बाहर ले लो ब्रैकेट से। यहाँ पे किसकी जगह पे रखना है, कॉस की जगह पे रखना है, x की जगह पे रखना है, कि कहाँ रखना है, कॉस x की जगह पे रखना है लिमिट। जो वेरिएबल होता है, क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसका मतलब माइनस ऑफ कॉस में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। x की जगह पे जो लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है, π/2, माइनस लोअर लिमिट क्या है, कॉस ऑफ 0। आप सबको पता है कि कॉस 90 कितना होता है, 0, और कॉस 0 कितना है, 1, दैट विल बी आंसर विल बी 1। 0 to π/2 साइन x dx। अगला क्वेश्चन है, दैट इज 0 to π cos x dx। क्या आप आसानी से कर सकते हो? अब
कि cos x dx का इंटीग्रेशन जो होता है sin x 0 से पाई, आपको क्या करना है, लिमिट रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या कहाँ पे रखना है, x की जगह पे, अपर लिमिट रखा साइन ऑफ x की जगह पे पाई माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 साइन पाई। क्या आपको मैंने प्रीवियस जो लेक्चर में साइन का ग्राफ पढ़ाया है उसमें बताया है कि साइन ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है। साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0 माइनस 0। कितना आंसर आ गया, 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ओवर 0 टू पाई इज नथिंग बट दिस। अब आएगा कि सर ऐसा है कि चेन रूल टाइप भी इसमें इंक्लूडेड हो और लिमिट भी दिया हो, तो उसके लिए क्या करना है। जैसे 0 से पाई दे रखा है और यहाँ पे लिखा है साइन 2x dx। अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सर अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ तो इससे क्या होगा, पहले आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा। प्योरली मैथमेटिक्स, हमें उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि हमें बार बार लिमिट चेंज करना है। हमें सिंपल लिमिट हटा के हमें इसका इंटीग्रेशन देखना है कि इंटीग्रेशन कितना आ रहा है। तो लिमिट जब अगर भूल जाओ लिमिट को, तो साइन ऑफ कुछ, तो साइन ऑफ कुछ का माइनस ऑफ कॉस ऑफ कुछ डिवाइड बाई में डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x। पहले लिमिट को सॉल्व कर लो, अरे लिमिट को हटा के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, तो माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अब रख लो लिमिट 0 टू पाई। किस में लिमिट रखते हैं, जो वेरिएबल है, क्योंकि 2 में तो कोई चेंजेज आएंगे नहीं, दैट्स वाई इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, -1/2। अब देखो यहाँ कॉस ऑफ 2 ऐसे ही रहेगा, कहाँ पे वैल्यू रखनी है, क्या वेरिएबल है, x। यहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 इंटू पाई हो गया, माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ 2 इंटू 0 -1/2 कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0 -1/2। अब आपको समझ में आ गया कि जो ग्राफ मैंने पढ़ाया उसका क्या रेलिवेंस है। अब यहाँ से cos 2 पाई है, ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल, दिस इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई। Whenever there is a even multiple of pi, the value is +1. The value is +1. Whenever the odd multiple of pi, the value of cos is -1. +1 minus cos 0 is 1. तो ये आंसर विल बी 0। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि जब चेन रूल टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। क्या लिमिट को हमें चेंज करना है, नहीं, पहले हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बाद में लिमिट पुट किया जा सकता है। ऐसे में ही क्वेश्चन आ जाए, साइन 2 पाई टी डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन है 0 से कैपिटल टी। ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सिंपल सी बात है, हमें इसको क्या मान लेना है, कुछ, हमें क्या मान लेना है इसको, कुछ। साइन कुछ का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस कुछ डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, 2 पाई टी डिवाइड बाई कैपिटल, यही आएगा। पहले हमें सिंपल साइज का इंटीग्रेशन निकालना, बाद में लिमिट के बारे में हम सोचेंगे। माइनस ऑफ कॉस 2 पाई टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। आपको पता है कि यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, कांस्टेंट, तो और 2 पाई भी क्या है, कांस्टेंट, तो हमने निकाल लिया 2 पाई बाई कैपिटल टी को। यहाँ बचा आपको डी बाई डी टी ऑफ टी। तो यहाँ हमें क्या मिला, माइनस ऑफ कॉस 2 पाई टी डिवाइड बाई कैपिटल टी डिवाइड बाई में 2 पाई बाई। अब लिमिट रख सकते हो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से लेके कैपिटल टी। क्यों यहाँ पे हमने लिमिट रखा न्यूमरेटर में, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 पाई बाई टी डिनोमिनेटर में जाएगा,
है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड, ये माइनस इधर लगा दो कॉस। अब लिमिट पुट करना है। लिमिट किस में पुट करेंगे, इस स्मॉल टी में। 2 पाई बाई टी में तो कोई चेंजेस नहीं है। अपर लिमिट रखेंगे तो टी, ये आया माइनस कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी। लोअर लिमिट क्या रखना है, 0। लोअर लिमिट शुड बी 0। तो क्या आया, माइनस ऑफ टी बाई 2 पाई इंटू टी से टी गया, ये क्या है, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0। अगेन इन दिस केस माइनस टी बाई 2 पाई कॉस 2 पाई। बताओ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मीन +1। आंसर विल बी +1 माइनस कॉस 0 का आंसर 1 से 1 गया, आंसर विल बी 0। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 0। क्या आपने डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखा। डेफिनिट इंटीग्रेशन नॉर्मल जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है उनका भी, और जो चेन रूल टाइप के हैं उनका भी। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन से आप पहले इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लो फिर लिमिट रखो। लेकिन आपके पास टाइम कम रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ मैथमेटिक्स आपको नहीं दी जाती है, दैट्स वाई आप क्या डायरेक्टली चेन रूल टाइप से, थ्योरी ऑफ कुछ की टाइप से आप इन सब सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब जो अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो अगला पार्ट आएगा, दैट विल बी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ फंक्शंस ओवर द लिमिट्स। फंक्शंस को हम क्या करते हैं, सम करते हैं ओवर सम लिमिट्स। जहाँ लिमिट्स आया आपको पता चल गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जो इसका एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो बताता है एरिया, एरिया अंडर कर्व। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमें क्या ये समझना है कि इंटीग्रेशन जो है किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन f(x) dx ये क्या देता है, एरिया अंडर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ y dx मतलब एरिया अंडर y वर्सेस x, एरिया अंडर y वर्सेस x। तो कोई सा भी अगर मैं फंक्शन अगर ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं ये y बनाता हूँ, ये x बनाता हूँ, अगर मैं इस तरीके से बनाया, मान लो y = 3 है, ये 0 है, और ये मान लो मैंने x बनाया, x = ये 2 है। तो मैं एरिया अंडर कर्व मैं लिख सकता हूँ इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ y into dx वेयर x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो x की लिमिट रखेंगे 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक ही तो एरिया है। यही हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, यही एप्लीकेशन मतलब है किसका, इंटीग्रेशन का। तो आपको पता है y की जगह पे क्या दे रखा है, 3 into dx। तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट पुट करेंगे x है ना, 0 से 2, 3 अपर लिमिट कहाँ पे पुट करना है, x पे 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 2 दैट इज 6। दिस इज एरिया अंडर कर्व। क्या आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 3 है और ये 2 है। तो एरिया अंडर कर्व क्या आया, 6। एरिया अंडर कर्व क्या आया, 6। तो ये आपको प्रूफ हो गया कि एरिया अंडर कर्व जो है उसको लिखने का तरीका एक हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये कब यूजफुल हो जाता है,
यहाँ पे तो आप डायरेक्टली बता पाओगे क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप का बन गया। यूजफुलनेस बता रहा हूँ मैं आपको, इनका यूज कहाँ पे आया। जैसे वाई एक्स दे रखा है और कर्व कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, और इस कर्व का दे रखा है नेचर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोला कि फाइंड एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। बात समझना, अगर आपसे नॉर्मल इंटीग्रेशन पूछा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 से 2, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहता, क्योंकि आप ऐसे प्रॉब्लम पहले ही डील कर चुके हो। चूँकि ये ना पूछ के इसने बोला एरिया अंडर कर्व बताना, आपको लगेगा कि अरे एक पैराबोलिक कोई कर्व है, उसका एरिया अंडर कर्व कैसे हम बता सकते हैं। तो आपको याद आना चाहिए कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कहता है, यानी कि इंटीग्रेशन बताता है किसी भी एरिया अंडर कर्व को। इसका मतलब इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है, आपको निकालना है y इंटू डी एक्स वेयर एक्स इज वेरी फ्रॉम 1 टू 2। इसका मतलब y की जगह पे आपको क्या रखना है, y की जगह पे क्वेश्चन में गिवन है, y की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से 2। अब देखो अब कितना ईजी बन गया एरिया निकालना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन स्क्वायर है ना, इंटीग्रेशन 3 मतलब 2 है तो क्या बन जाता है 3 डिवाइड बाई 3। कहाँ से कहाँ लिमिट रखनी है, 1 से 2। किस में लिमिट रखते हैं, जिसमें वेरिएबल हो। क्या वेरिएबल है, x, तो 1/3 कांस्टेंट था बाहर। x की अपर लिमिट पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7/3। अब खुद सोचो कि ऐसे भी कर्व का आप एरिया निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यस और नो, क्या आपको बात समझ में आई कि एरिया अंडर कर्व का यूज कैसे आपको समझ में आएगा। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरीके का दिया है एक और एप्लीकेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, बोल रहा है कि फाइंड एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू 2। फाइंड एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू। तो अभी एरिया निकालना है, या तो मैं इस ग्राफ को पूरा ड्रॉ करता फिर उसका एरिया निकालता, या फिर हमने कुछ ना करके एरिया अंडर कर्व जो निकालना होता है, एरिया इज नथिंग बट y इंटू डी एक्स, जहाँ पे x 0 से 2 वेरी कर रहा था, हमने देखा 0 से 2, y की जगह पे मैंने रखा x प्लस 3 ऑफ डी एक्स और इसको सॉल्व करा। x प्लस 3 था तो मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया, x डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट था बाहर आ गया, और इन दो टर्म थे तो दोनों टर्म को अब मैंने अकेले सॉल्व किया। तो अकेले लिखेंगे तो जो इनका लिमिट्स भी होगा वो लिमिट वही चढ़ेगा, ये बात ध्यान में रखें कि जो लिमिट है वो वही चढ़ेगा। तो यहाँ पे x डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना 0 से 2 प्लस 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x 0 से 2, तो 1/2। x की जगह पे क्या अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितना 0 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे 2 अपर लिमिट माइनस कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 4 प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 मतलब 2 प्लस 6 दैट विल कम्स आउट टू 8। एरिया कितना आया 8। इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यस डेफिनेटली हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, कोई बताएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, आपको पता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 1, ग्राफ विल बी लीनियर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है, जिसका स्लोप क्या है पॉजिटिव 1 है ना, पॉजिटिव स्लोप।
जिसका इंटरसेप्ट क्या है 3। तो इंटरसेप्ट किस पे होता है वाई एक्सिस पे, तो ये वाला है इंटरसेप्ट। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इधर वाले साइड वाला ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्ट्यूस हो जाएगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। हमें स्लोप क्या चाहिए था पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया कि भाई देखो ये हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोला था 0 से लेके 2 तक। इस लाइन का क्या मतलब है y = x+। जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी तो उसके करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा। जब x की वैल्यू y @ x = 3 सॉरी 2, जब x की जगह पे क्या रखना है 2, तो y कितना आएगा 2 + 3, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 5। ये वैल्यू क्या आएगी 5। तो क्या इसका एरिया आप निकाल सकते हो इसको डिवाइड करके, एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2। तो एरिया निकालने के लिए a1 + a2। a1 कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 0 से 2, 2। हाइट कितना है, ये टोटल 5 है। हियर दिस लेंथ इज 5 एंड दिस लेंथ इज 3, तो ये लेंथ कितना आएगा 2 प्लस इसके लिए ये कितना है 3 और ये कितना है 2। तो आपको पता है 3 × 2, ये 2 से 2 गया, 2 + 6, आंसर विल बी 8। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन था तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। ये स्ट्रेट लाइन था तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो क्या आपको दिख रहा है एरिया ऐसे निकाले या फिर इंटीग्रेशन से निकाले, हमारा आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है। तो इसका यूज फिजिक्स में क्या है वो देखते हैं। जैसे कि कल को आपके सामने आएगा वीटी कर्व। कैसा कर्व वीटी कर्व। वीटी कर्व ऐसा बना होगा। हमें वीटी कर्व का जो एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर वीटी कर्व इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, तो इंटीग्रेशन v की जगह पे हमें पता है कि क्या होता है dx/dt इंटू दिस इज नथिंग बट dx, और dx इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। तो बताओ एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो कल को हमें कुछ नहीं करना है, उसका इंटीग्रेशन ना करके हमें पता है कि वीटी कर्व दे रखा है, उसका एरिया निकाल दूंगा, मेरे पास सिंपल सा क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। कल को एटी कर्व आ जाएगा, उसका आपको एरिया बताना होगा। एरिया अंडर एटी कर्व इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt इंटू डी टी, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो कल को आपको याद रखना है कि एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देता, क्या देता है चेंज इन। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अगर कल को ऐसे आ जाए और बोले एक्सटी कर्व का एरिया अंडर एक्सटी कर्व, तो ध्यान में रखो इसका एरिया क्या है x इंटू डी टी। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो फिजिक्स में इसका कोई फायदा नहीं है, फिजिक्स कोई फायदा नहीं है। मतलब एरिया अंडर एक्सटी कर्व से हमें कोई भी क्वांटिटी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता इन फिजिक्स पोर्शन
नीट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि कल को कोई ये ना बोले कि एरिया अंडर एक्सटी कर्व ऐसे कैसे कुछ नहीं देता, एक्स इंटू डी टी तो देता है। लेकिन मैं फिजिक्स के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो हमें तैयारी में जो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन करना, कोई भी यूज नहीं आएगा एक्सटी कर्व के एरिया को निकाल के। हाँ, स्लोप निकाल के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन इसका एरिया निकाल के हमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्या इतनी बात सबके समझ में आई? दिस इज द होल आइडिया अबाउट इंटीग्रेशन। थैंक यू।